नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे सबसे पहले अहम खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के महासाड़ा में आज GCMMF के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। गुजरात मिल्क फेडरेशन की 50वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गुजरात के किसान भी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात के गांवों ने मिलकर 50 साल पहले जो पौधा लगाया था वो आज विशाल वट वृक्ष बन गया है। इस विशाल वट वृक्ष की शाखाएं आज देश विदेश तक फैल चुकी है। पीएम ने कहा कि वैश्विक डेयरी क्षेत्र हर साल 2% की दर से बढ़ रहा है, जबकि भारत का डेयरी क्षेत्र 6% की दर से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में अमूल के प्रोडक्ट निर्यात हो रहे हैं। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 40% बढ़ी है। देश की डेयरी सेक्टर की अगली रीढ़, अगली पहचान महिला शक्ति है। महिला शक्ति की वजह से ही अमूल इस ऊंचाई तक पहुंच चुका है। अमूल जैसा कोई और ब्रांड देश में नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि अमूल सहकारिता शक्ति का उदाहरण है। डेयरी सेक्टर 6% की दर से आगे बढ़ रहा है। तो केंद्र सरकार ने बुधवार को 2024-25 के लिए गन्ने की कीमत में 8% की बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ी हुई कीमत अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। आपको बता दें कि एमएसपी को लेकर सरकार और किसानों के बीच भारी तनातनी के बीच ये बढ़ोतरी हुई है। गन्ने की कीमत अब 315 रुपए से बढ़कर 340 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद से ये अब तक की सबसे बड़ी एफआरपी है। मोदी सरकार ने दूसरी बार एफआरपी में एक बार में 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए हैं। गन्ने की एफआरपी बढ़ोतरी का ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार किसान समर्थक है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों और कृषि की बेहतरी के लिए काम कर रही है। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि CCAE ने 2024-25 के लिए 10.25% की चीनी रिकवरी दर गन्ने की एफआरपी 340 रुपए प्रति क्विंटल को मंजूरी प्रदान कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये गन्ने की अब तक की सबसे अधिक कीमत है, जो मौजूदा सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की एफआरपी से करीब 8% अधिक है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कई दिनों के से सरकार के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा कि गरीबों और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। यही कारण है कि राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के खिलाफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नेतृत्व कर रही हैं। इसी के साथ आगे उन्होंने कहा कि हम मुद्दों पर राजनीति करते हैं, हम लोगों को धर्म के आधार पर नहीं बांटते। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह मुरैना पहुंचे थे। उन्होंने 2 मार्च को मुरैना में पहुंचने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और विस्तार में चर्चा भी की है। तो कुछ ही महीनों में होने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा मानी जाने वाली पार्टी कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चल रहे विवाद पर अब दोनों पार्टी के बीच बातचीत बन गई है। वहीं अब सीट शेयरिंग पर सांसद दानिश अली ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा दिन है। उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के कुशासन से निजात चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता उम्मीद लगाई थी कि गठबंधन हो जिससे कि भाजपा को हराया जा सके। इसी के साथ दानिश अली ने यह भी कहा कि आज जो गठबंधन का ऐलान हुआ है ये स्वागत योग्य कदम है। इसका सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। तो मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए हैं। इस दौरान वहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित भी किया। अपने संबोधन के दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हमने अन्नदाताओं को सम्मान दिया है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव के पहले कहते हैं कि हम तुम्हारा कर्जा माफ कर देंगे और परिणाम ये होता है कि 57,000 करोड़ रुपए देकर शांत बैठ जाते हैं, जबकि पीएम किसान सम्मान निधि में साल के 6,000 रुपए 2.5 लाख करोड़ रुपए 11 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में डालकर उनका सम्मान किया है। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम में भाग लिया और इस दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी तब इससे लगभग 50 सदस्य देश में थे और अब 4 गुना सदस्य हो गए हैं।
इसलिए ये एक सामान्य प्रस्ताव है कि जब 4 गुना सदस्य हो गए हैं तब आप उसी तरह जारी नहीं रख सकते। यदि आप पिछले 5 वर्षों को देखें तो सभी बड़े मुद्दों का हम बहुपक्षीय समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं, इसलिए परिणामों की कमी सुधार की जरूरत को दर्शाती है। वैश्वीकरण पर तथ्य ये है कि विश्व व्यापार नियमों से खिलवाड़ किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि आज हमारी कई चुनौतियां इसलिए भी उत्पन्न हुई है कि देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का अपने लाभ के लिए उपयोग किया है। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की है। सीबीआई ने उनके परिसरों समेत 30 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में गुरुवार सुबह से मलिक के यहां कार्रवाई चल रही है। जानकारी मिली है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दिल्ली स्थित घर पर सीबीआई ने छापा मारा। दरअसल सीबीआई ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मामले में ये छापा मारा है। आपको बता दें कि बीमा घोटाले में सीबीआई मलिक के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। बीमा घोटाले के मामले में सीबीआई सत्यपाल मलिक और उनके करीबियों के ठिकाने पर छापा मार चुकी है। वहीं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं और अस्पताल में भी भर्ती हूं। इसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं एक किसान का बेटा हूं, इन छापों से नहीं घबराऊंगा, मैं किसानों के साथ हूं। तो कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 पारित हो गया है। इस विधेयक में हिंदू मंदिरों में राजस्व पर 10% टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है और कांग्रेस सरकार को हिंदू विरोधी बताया है। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा ने सरकार के इस विधेयक पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार हिंदू मंदिरों के पैसे से अपना खाली खजाना भरना चाहती है। विजयेंद्र येदियुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य में लगातार हिंदू विरोधी नीतियां अपना रही है और अब उनकी नजर हिंदू मंदिरों पर भी है। सरकार ने कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 अपने खाली खजाने को भरने के लिए पारित किया है। तो वहीं शराब घोटाले मामले में फंसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। शराब घोटाले मामले को लेकर अब ईडी लगातार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही है। वहीं दिल्ली के सीएम ईडी के इन समन को गैर कानूनी बता रही हैं। अब ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए 7वां समन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि केजरीवाल को इससे पहले ईडी 6 समन भेज चुकी है, लेकिन दिल्ली सीएम किसी न किसी वजह से ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं और अब 7वां समन जारी होने से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस गठबंधन को लेकर सहमति बनती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 4 सीटों पर आम और कांग्रेस की 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस और आप के दिल्ली गठबंधन में फॉर्मूले में आम आदमी पार्टी नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के घर कुछ देर पहले गठबंधन को लेकर बैठक भी हुई है और जल्द औपचारिक घोषणा भी हो सकती है। उधर पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आपसी सहमति से अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं है। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।